राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं, क्योंकि जिस स्टेट्स पे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वो रोक नहीं सका भाजपा को, हार गए। और यहाँ पर दीदी रोक रहे हैं, वो वोट काट के भाजपा को एडवांटेज देने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं, वो तो गद्दारी कर रहे हैं। जिस फार्मूले से मायावती बीजेपी की भी टीम हुई, जिस फार्मूले से असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की भी टीम हुई, बाबू गलत कहूं तो टोक देना, उसी फार्मूले से मालदा में और मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रहे राहुल गांधी बीजेपी की भी टीम क्यों नहीं होंगे? फार्मूला तो एक ही चलेगा ना, फार्मूला लगा देंगे ना भैया। हम मुजफ्फरनगर में ओवैसी किस लिए लड़ते हैं चुनाव, सबको पता है। किशनगंज में ओवैसी किस लिए लड़ते हैं, सबको पता। पटना में तो नहीं लड़ते। राहुल गांधी मालदा और मुर्शिदाबाद क्यों गए, सबको पता है। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लगभग खत्म ही होने वाले हैं। पहला चरण तो हो गया है, दूसरा चरण कल हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हो जाएंगे और 4 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव में बहुत सी ऐसी बातें हो गई है जो आपको आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। मैं बताता हूँ कैसे। जब पहले चरण का मतदान चल रहा था दोस्तों, कांग्रेस नदारत थी, बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही थी और सत्ताधारी टीएमसी पार्टी भी अपना जोर लगा रही थी। वो पहले चरण में कांग्रेस क्यों नदारत रही दोस्तों, आप कभी फोकस कीजिएगा उस बात पे। शायद आपको पता भी होगा कि बीजेपी का वहां मजबूत होल्ड था और कांग्रेस का कोई चांस नहीं था। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस सेकेंड फेज के लिए बहुत जबरदस्त जोर लगा रही है। खासकर राहुल गांधी जी उतरे हैं मैदान में ममता बनर्जी का वोट काटने के लिए, एक तरह से वोट काटने के लिए, क्योंकि उनका कोई होल्ड नहीं है। लेकिन मुस्लिम बहुल घनी आबादी की जगह है वो सारी, मुर्शिदा मालदा, ये आपको पता होगा दोस्तों। सिर्फ मुस्लिम है वहाँ पर। राहुल गांधी जी वहाँ अपना भविष्य तलाश रहे, कांग्रेस का भविष्य तलाश रहे हैं और खूब खरी खोटी ममता बनर्जी को सुना रहे, उनके अगेंस्ट बहुत सारी बातें कह रहे हैं ताकि कुछ वोट इनको भी मिल जाए और कुछ सीटें इनकी भी निकल जाए। इन्हीं से उनको उम्मीद थी। बाकी जहाँ हिंदू बहुल वोट है वहां से इनको कोई उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों, आप समझ गए इनकी पॉलिटिक्स, यही बात है। इन्हीं सब बातों को लेकर डिबेट भी हो रही है। तो दोस्तों, इस डिबेट में आए कांग्रेस के प्रवक्ता, तो दोस्तों उन्होंने ऐसी बात कह दी है, वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, खास बात यही है, इस चुनाव के बाद क्या कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साइकिल के पीछे बैठेगी या कुछ चुनाव लड़ेगी? दोस्तों, पूरी बातें इस डिबेट में खुल के आएगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी आपके सामने अच्छे से विश्लेषण करके समझाएंगे और क्या क्या बातें निकलेगी वो आप इस डिबेट में देखोगे। दोस्तों, थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ जाता है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस ऐसी है कि जितना वीडियो है उससे कुछ अंश तो हमको देना ही, अगर नहीं देंगे तो चैनल समझ गए आप। तो दोस्तों, मेरी बातों को इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको मेन वीडियो देखना है तो सीधे मेन वीडियो पे जंप कीजिएगा, इस मेरे हिस्से को आप स्किप कर सकते हैं। बाकी दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, मजबूरी मेरी इतनी कहना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। मैं इस बात में बड़ा दिमाग लगाया कि दिल्ली में सब साथ हैं, लेकिन कोलकाता में राहुल गांधी अकेले ममता बनर्जी से मोर्चा ले रहे हैं, बता रहे हैं ममता भ्रष्ट है। लेकिन उनका एक भी दिल्ली वाला साथी उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। कोलकाता जाके सब ममता जी के साथ लगे हैं, कह रहे ममता जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब राहुल जी संघर्ष करें, उनके साथ होगा। बंगाल में राहुल गांधी अकेले खड़े, बाकी सबने उनको अस्पष्ट घोषित कर दिया, वरना इनको नहीं छुएंगे। क्यों? और बंगाल में जो होगा वो होगा, इन सब चीजों का असर फिर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेहरे तो वही हैं। रवि प्रताप जी, बताइए, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा इस लू लपट में बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है राहुल गांधी के रूप में, और आपके जितने ये क्षेत्रीय छत्रप सहयोगी दल रहे, ये सब उसी बंगाल में कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, ये वोट कटुआ पार्टी है, लेफ्ट को भी मत देना, वन एंड ओनली ममता जी। क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी, क्या केजरीवाल, जिसको क्या उद्धव ठाकरे, क्या शरद पवार, जो वहां नहीं गया वो अपने राज्य से ही बैठ के ये कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी को बिल्कुल अस्पृश्य बना दिया आपके अपने सहयोगी दलों ने। क्यों? ये बताइए, जहां हम डबल डिजिट में भी नहीं हैं, वहां अगर राहुल गांधी मेहनत नहीं करेंगे, कांग्रेस को हम खड़ा नहीं करेंगे, तो ताली और थाली बजाएंगे राष्ट्रीय पार्टी होकर के। हम अपने जनाधार को खड़ा करने के लिए हर वो काम करेंगे। बिहार में हमने ये देखा है कि जब 60 सीटें थी, उसमें 36 सीटें हमको वो दी गई जहां गठबंधन कभी जीता ही नहीं था। गठबंधन कभी जीता नहीं था। 10 जगह पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। राजनीति में फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है। दिल को रवि भाई, तो वही एक रवि भाई, ये साहस, रवि जी एक मिनट, ये साहस और ये समझ बिहार में क्यों नहीं दिखा ली? फिर इतना लेट क्यों किए? जब दवा खानी थी तो पहले खा लेते टाइम से।
अमिताभ जी, जी कभी कभी होता है कि देर आए दुरुस्त आए, आप यही मान लें। सबक तो सीखता है व्यक्ति अपनी गलतियों से ना। मान लीजिए कि हमने सीखा और हम निश्चित रूप से कुछ भी होता हम 6 पे नहीं आते, हम डबल डिजिट तक रहते बिहार में, अगर इस तरह से लड़े होते जिस तरह से हम बंगाल में लड़ रहे हैं। हमारा आज भी गठबंधन जो समाजवादी पार्टी है, जो मुख्य पार्टी है, जो कि देश में हमारे साथ खड़ी है 37 एमपी को लेकर के, हमारे 1 या 2 एमपी हुआ करते थे, उनके भी 5 एमपी थे जो आदरणीय मायावती बहन जी से उन्होंने किया था। बहन जी तो 10 तक पहुंच गई थी, लेकिन 5 ही रह गया था समाजवादी पार्टी का। लेकिन इन दोनों दलों में इन 2 युवाओं ने मिलकर ये भरोसा दिलाया था इस प्रदेश को कि नहीं हम हैं, और वो 43 तक पहुंच गए। तो ये कहना कि चलिए हट गया, बिखर गया, लूट गया, राजनीति में अपनी दल को खड़ा करने के लिए, मजबूती लाने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए, अपना कुनबा बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति वो करता है जो आवश्यक होता है, और हम वही कर रहे हैं जो हमारी पार्टी के लिए आवश्यक है। ठीक है रवि भाई, कांग्रेस का जो मिजाज रवि भाई की बात से मुझे समझ में आया, उसका अर्थ तो यह है कि भाई हम लखनऊ में भी जो बिहार में नहीं कर पाए, लेकिन अब समझ में देर आए दुरुस्त आए, मतलब अब आ गए, दुरुस्त हो गई कांग्रेस, तो वो दुरुस्ती मुझे लखनऊ में फिर दिखनी चाहिए कि भाई 403 पे हम लड़ेंगे, अखिलेश यादव अपना लड़ाई लड़ाए। हम क्या थाली थाली बजाएंगे राष्ट्रीय पार्टी होके? ना थाली बजाओ ना ताली बजाओ, साइकिल के पीछे मत बैठो, लड़ो लड़ाई। जब बंगाल में लड़ सकते हो, जहां तय है कि कुछ नहीं आना है ज्यादा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कुछ ज्यादा नहीं आना, वहां किसी को कुछ नहीं आना, वहां जो कुछ बटेगा केक वो 90% बट जाएगा ममता बनर्जी और भाजपा के बीच में। 10% में बतासे का चूरा बाकी सबको मिलेगा, क्या लेफ्ट, क्या फलान, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या सीपीएम, क्या कांग्रेस, क्या सब 90% वोट बट जाएगा। मेरी बात लिख लीजिए, भाजपा और टीएमसी के बीच में जैसे होता है लड्डू सब बट गए, जो चूरा बचा डब्बे में चूरा बचा वो लाइन लगवा के बच्चों को बांट दिया, मंदिर के बाहर, चल बूंदी लो, वैसे ही मिलेगा। भाई लड्डू नहीं है बंगाल में। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इतने दयालु, रवि भाई ने कहा, कांग्रेस ने कहा, अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट ना दो, उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी जी इतने प्रचंड बहुमत से जीत रही है कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी उतनी प्रचंड। तो जब ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं तो नाक ऐसे पकड़ लो, वो केजरीवाल से सब भी निकले थोड़े आपके लिए। ये तो नहीं कह रहे कि आप जीत रहे, ये आपको जिताओ, कहीं तो यही रहे ममता बनर्जी। अब अगर कांग्रेस उसकी ये व्याख्या कर रही है तो ठीक बात है। लालू जी अभी नहीं, दोबारा लालू जी राहुल गांधी को मटन बनाना तो सिखा दिए है, मिट्टी की हंडिया में चंपारण मटन चिकन क्या था वो, लेकिन उनका लड़का वहां जाके टीएमसी का प्रचार कर रहा है। ये तमाम सवाल है और उलझे हुए सवाल है। जो हाईली मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं बंगाल के, अब वोट वहां होना है 29 को, सघनतम मुस्लिम आबादी है उन इलाकों में, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, मतलब भारत में वो प्रसिद्ध है इलाके मुस्लिम घनत्व के लिए। राहुल गांधी वहां डंका बजा रहे हैं। अगर उनको भाजपा को नुकसान पहुंचाना था तो राहुल गांधी को 5 सभाएं पहले चरण में नहीं करनी चाहिए थी। दूसरे चरण तो ममता बनर्जी का चरण है, वो तो वही फुलझड़ी छुड़ा रहे हैं, अनार छुड़ा रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का जाना, अधीर रंजन जाए समझ में आता है, क्योंकि उनके बस का भी कुछ नहीं मान लो ज्यादा, लेकिन राहुल गांधी की जाने का तो एक मैसेज बड़ा होता है। जब देश के प्रधानमंत्री एक ये समझिए कि निकाय के चुनाव जैसे प्रचार करते हैं, तब कोई नहीं कहता कि आप क्या करते हैं। विगत के इतिहास में देखेंगे तो कोई प्रधानमंत्री इस तरह का प्रचार करता नहीं था। चलिए, हमारे अभिमित्र कह रहे थे अनंत जी की हम उन जिलों में क्यों गए, अरे भाई आपसे पूछ करके जाएंगे कि हम किन जिलों में गए और क्यों गए, और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे और एक दल के नाते एक देश को बचाने के लिए, अपने लोगों में जागरूकता करने के लिए, अपने लोगों कोर वोटरों को जगाने के लिए हर वो काम करेंगे जो आवश्यक है। और अभी भी मेरे भाई कह रहे थे कि धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि नहीं सपा ऐसे कर रही है। अरे भाई सपा का गठबंधन 2026 तक एकदम है इंटैक्ट, और सरकार मिलकर बनाएंगे, और हमारा कोई विरोध नहीं है जी। नेतृत्व लेवल पे, सिर्फ नेतृत्व लेवल पे इस प्रदेश में आप देखिए दोनों लोग मिलकर चले और हम मिल करके और इस सरकार को हटाएंगे। और जो आप कह रहे थे थोड़ी सीटें बढ़ गई, मैं बता दूं कि सपा के इतिहास में सपा के अभ्युदय से लेकर के 37 सीट आदरणीय मुलायम सिंह जी भी नहीं जिता पाए थे। 37 सीट का मतलब 5 से 37 होना 750%, और इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके भाजपा को लगभग 20.5% कम कर दिया। 303 से 240 में सिमट गए। तो ये न कहें कि थोड़ी सी ठीक है रवि भाई, बिल्कुल चमत्कारिक रूप से बढ़ी जी, बिल्कुल, और इनकी जो उम्मीद नहीं थी उतनी घट गई, और आज ये बैसाखी पे घूम रहे हैं केवल 2 लोगों। ठीक है, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है ये शब्द, आप इसका लगातार इस्तेमाल करिए, बैसाखी पर घूम रहे। व्यवहारिक सच ये है कि जिनकी बैसाखी बताई जाती है वो दोनों मोदी जी को जहां देख लेते हैं साष्टांग दंडवत कर देते हैं। क्या
ये माया मुलायम सिंह और काशीराम वाला गठबंधन नहीं है। शायद रवि प्रताप जी के दिमाग में उलझन हो कि एक कुर्सी होगी, उस पर माया काशीराम जी बैठेंगे, सामने मुलायम सिंह को खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कागज कलम ले लो, लिखो जो मैं बता रहा हूं। नीतीश बाबू आप लोगों ने देखा ना, वो सार्वजनिक स्थलों पर पैर छू ले रहे थे प्रधानमंत्री की, एक बार नहीं 10 बार। और मोदी और नायडू क्या कह रहे हैं? नायडू कह रहे हैं नमो मीन्स नायडू एंड मोदी इज इक्वल टू नमो। आपकी ने तो कांग्रेस ने तो कांग्रेस उम्मीद से हो गई थी। खड़गे जी ने कहा 6 महीने की बात है, सरकार हम बनाएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी। कहां हुआ भैया? नीतीश जी चुपचाप यहां आ गए, भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया। आप अब भी बैसाखी बता रहे हो, तो ऐसी बैसाखी सबको मिले, भगवान करे। क्या जिस बैसाखी में मालपुआ खाने मिले, वैसी बैसाखी सबको मुबारक। अमरोहा में ओवैसी आ जाए तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी कहते हैं कि बी टीम है भाजपा की, इससे बचकर रहना मुसलमानों। क्या ये वोट काटने आया मुसलमानों के, भाजपा के कहने से भाजपा से पैसा लिया है। ठीक, अब बंगाल के सघनतम मुस्लिम इलाके, जहां 50% से ज्यादा की मुस्लिम आबादी है, कई इलाके तो ऐसे हैं क्या जहां से ममता बनर्जी की पूरी टोकरी में आधी टोकरी वहीं से भरती है। क्या आधी में पूरा प्रदेश, बाकी 6 जिलों से पूरा आधा। वहां राहुल जी जा रहे हैं और कह रहे हैं ममता बनर्जी बराबर भ्रष्टाचारी है। क्या अब क्या राहुल जी को भी भाजपा का एजेंट कहेंगे आप लोग, जैसे आप ओवैसी के लिए कहते हैं? आप तो ओवैसी का यूपी में कुछ नहीं, क्या जीतेंगे ओवैसी? वही स्थिति कांग्रेस के लिए भी है वहां। फिर भी आप मुस्लिम बहुल इलाकों में राहुल जी गए हैं, क्या वही आरोप राहुल जी पर लगेगा? जिन दलों के नेता आराम तलब हैं, पान खाने के लिए भी निजी जहाज चाहिए, सुरक्षा का खतरा नहीं है, फिर भी जहाज से ही जाना है, सत्यनारायण कथा में भी जहाज से जाना है, गमी में भी जहाज से ही जाना है, बोल गुड्डू जहाज निकालो यार। क्या वो लोग इस बात पर आपत्ति जताते हैं कि नरेंद्र मोदी एक दिन में 12 सभाएं क्यों कर लेते हैं? राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यही करना चाहिए। पार्टी का ऋण है आप पर, पार्टी ने आपको बड़ा आदमी बनाया है। मां के गर्व से राजतंत्र चलता है, लोकतंत्र नहीं। क्यों नहीं जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को? जाना चाहिए, गली गली जाना चाहिए वोट मांगने। मैं तो राजनेताओं के दंभ पर हैरत करता हूं कि उन्हें वोट मांगने में शर्म आती। बोले बताओ, चुंगी के चुनाव की तरीके से प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री को? बिल्कुल जाना चाहिए। इंदिरा जी नहीं जाती थी क्या? लेकिन कांग्रेसियों को याद नहीं, इंदिरा जी भी जाती थी। इंदिरा जी तो हाथी पर बैठ के गई थी बेलची, तब उनको नहीं बोले कि क्या ड्रामा कर रही हो, ये मत करो, हम नेहरू खाना नहीं ना। आप करो तो लीला और दूसरे करें तो ये नहीं चलेगा भाई। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वो मुस्लिमों में वोट कटवाते हैं। बिहार में लालू का वोट कटवाते हैं और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का। ठीक, मान लिया। मायावती इसलिए बी टीम है कि वो सपा को हरवाती हैं। सपा ने एक बार ऑफिशियली लिख के कहा था कि हमको हरवाने में मायावती की भूमिका है, बस बाकी ये बी टीम है। विज्ञप्ति जारी की थी बाकायदा लेटर हेड पर। लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी के कोर स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाके ममता बनर्जी का वोट कटवाए मुसलमानों का, तो वो बीजेपी की बी टीम नहीं। तो भैया जिस फार्मूले से मायावती बीजेपी की बी टीम हुई, उसी फार्मूले जिस फार्मूले से असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम हुए, बाबू गलत कहूं तो टोक देना, उसी फार्मूले से मालदा में और मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रहे राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं होंगे? फार्मूला तो एक ही चलेगा ना, फार्मूला बदला देंगे ना भैया। हम मुजफ्फरनगर में ओवैसी किस लिए लड़ते हैं चुनाव, सबको पता है। किशनगंज में ओवैसी किस लिए लड़ते हैं, सबको पता। पटना में तो नहीं लड़ते। राहुल गांधी मालदा और मुर्शिदाबाद क्यों गए, सबको पता है। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, सबको पता है। और हम जो बोल रहे हैं ना भैया, रवि बाबू 4 तारीख निपट जाने दीजिए। अगर ममता जी की सरकार नहीं आई तो जो मैं बोल रहा हूं वही ममता जी दिल्ली में बोलेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्या कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, यही ममता जी बोलेंगी। लिख लीजिए कोने में, मेरी बात असत्य नहीं होगी। अगर ममता बनर्जी सरकार में नहीं आई तो उनके निशाने पर सबसे ज्यादा भाजपा नहीं होगी, राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस होगी। लिख लीजिएगा। और फिर दिल्ली में दमचौरा होगा, घल्लूघारा। तय मानिए, ममता जीत जाए यही मनाओ, नहीं जीती तो फिर वो धज्जियां उड़ा देंगी, उनकी शैली है। कांग्रेस से ज्यादा, गांधी परिवार से ज्यादा ममता जी को कौन जानता है?
कांग्रेस की लुटिया बटुइया सब ममता जी बटोर ले गई कि नहीं बटोर ले गई राज्य में? तो अंदर से तो फांस है भाई दोनों के। मैं वही कह रहा हूं जो अभी दुआ सलाम है ममता जी और सोनिया जी में, वो भी खत्म हो जाएगी अगर 4 तारीख को ममता जी नहीं आई सरकार में, क्योंकि फिर वो खाली हो जाएंगी, फिर दिल्ली बैठेंगी और दिल्ली बैठेंगी तो रोज। इसलिए बेहतर मेरी समझ कहती इंडिया अलायंस को ऑफिशियली डिसलॉज कर दिया जाए, कम से कम इस तरह के संकटों से तो बचेंगे। कौन किसके साथ है कौन किसके खिलाफ है ये धुंध तो खत्म हो भाई, सब आजाद है, कोई कहीं लड़े जाके। और वैसे भी इंडिया अलायंस का कोई दफ्तर कोई सेक्रेटरी बना नहीं, डिस्क्लोज कर दीजिए, एक विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, क्योंकि टकराव बढ़ रहा है, कड़वाहट बढ़ रही है गैर भाजपा विरोधी दलों के बीच में। ये कांग्रेस को ध्यान रखना होगा क्योंकि वो उन सारे दलों में सबसे बड़ी पार्टी है। 3 तलाक हटाया नरेंद्र मोदी ने, अच्छा किया कि नहीं? वो तो ठीक किए, बस हम क्या बोले तो बंगाल में मेरा लेकिन फिर भी मोदी जी को वोट नहीं देना, नहीं। चाहे 3 तलाक हटा दे चाहे कुछ भी हटा दे, ठीक है। दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैंने लास्ट में एक क्लिप दिखाया आपको, आपने देख लिया। तो दोस्तों इससे आप समझ लीजिए कि इनके लिए मोदी जी कितना भी कर ले ये सगे नहीं हो सकते मोदी जी के, और मोदी जी को खासकर समझ लेना चाहिए कि इनके चक्कर में ना पड़े। जो आपकी भला चाहने वाले हैं, आपके लिए सोचते हैं, उन पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। वो आपके हमेशा सगे बने रहेंगे, आपको ही चुनकर लाएंगे। लेकिन दोस्तों मोदी जी को क्या कहे, वो इनके लिए लगे पड़े रहते हैं और ये इनको ठेंगा दिखा के चले जाते हैं। जो इनका तुष्टीकरण करते हैं उनको ही वोट देते हैं। मोदी जी इनका कितना ही भला करे, ये इनको वोट देने वाले नहीं है। इतनी बातें मोदी जी को समझ लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपनी सारी बातें डिबेट में आपको समझा दी, आप समझ चुके हो। और कांग्रेस पार्टी कब समझेगी वो तो काम ही जाने, नहीं अल्लाह जाने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। तो मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।